शेल प्रॉब्लम के अंदर हमने अभी तक ये किया, शेल मीन्स एक स्फेयर जो अंदर से खाली है, हॉलो है, मेटल का शेल है, थिन शेल है, पतला शेल है। लेट अस सपोज इसके ऊपर चार्ज Q है और मान लो इसका रेडियस कैपिटल R है। मेरे को क्या करना है, एक पॉइंट गिवन है इस शेल के इनसाइड, एक पॉइंट गिवन है आउटसाइड और एक सरफेस के ऊपर। मुझे 3 पॉइंट्स पर E और V दोनों निकालने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे E क्या होगा, फॉर्मूला हमने किया था 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। तो क्या आएगा, Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। और यहां पर V क्या होगा, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r। फॉर्मूला ध्यान से देख लिया सबने, आज यूज करने वाले हैं इसे। नेक्स्ट, सपोज सरफेस के ऊपर 1/4πε0 E का फॉर्मूला Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर और V का फॉर्मूला Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। कोई डाउट इसमें? दूसरा फॉर्मूला क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके इनसाइड, तो इस शेल के इसके इनसाइड अगर कोई पॉइंट शेल के इनसाइड लाई करता है तो वहां पर E क्या, 0 और V क्या, 0 नहीं। जितना सरफेस पे कितना, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R और इसके इनसाइड भी V की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो इससे जो सरफेस पे है वही एग्जैक्टली इसके इनसाइड है। कोई डाउट इसमें? तो E का फॉर्मूला यहां पर 0 और V की वैल्यू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, चाहे ये इसके इनसाइड है तो भी कैपिटल R ही पुट करना है। कोई डाउट इसमें? फॉर्मूला क्लियर है? ठीक, तो ये लो फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास 2 कंसेंट्रिक शेल्स हैं, एक शेल Q1 है, ये चार्ज मैंने दिया Q1, आउटर शेल खाली न्यूट्रल था, तो क्या हुआ, इस Q1 ने क्या प्रोड्यूस किया, यहां पर इंडक्शन -Q1 और बाहर की तरफ क्या हो गया, +Q1। तो Q1 की वजह से -Q1 की जगह से +Q1। क्वेश्चन है, ये जो स्फेयर है इसके अंदर की सरफेस का और बाहर की सरफेस का सिग्मा निकालो। तो इसका सिग्मा क्या होगा, इसका चार्ज, अंदर का चार्ज -Q1 और अंदर का एरिया क्या है, 4πb²। एरिया 4πb², सरफेस एरिया। और ऐसी बाहर के लिए Q1 डिवाइडेड बाय 4πb²। तो -Q1/4πb² प्लस Q1/4πb²। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट है, अगर आपके पास 2 शेल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास 2 शेल्स हैं और सपोज इस शेल का जो रेडियस है वो मान लो कैपिटल R है, इस शेल का रेडियस कितना है, 2R है। ठीक, सपोज मैंने इस शेल को चार्ज दिया Q1 और इस शेल को चार्ज दिया Q2, ये मैंने दिया, इंडक्शन नहीं है, ये तो मैंने दे दिया। अब क्योंकि मेटल के शेल्स हैं तो इंडक्शन तो होगी। इंडक्शन कैसे होगी, इंडक्शन ऐसे होगी, ये Q1 यहां पर क्या जनरेट करेगा, इनर सरफेस पे -Q1 और आउटर सरफेस पे +Q1। कोई डाउट इसमें? ये चार्जेस आ गए। सपोज करो एक पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 1, मुझे इस पॉइंट नंबर 1 पे E निकालना है दोनों शेल्स की वजह से। तो तुमने क्वेश्चन दोनों शेल से पूछना है। शेल नंबर 1 से पूछो कि क्या तू यहां पर E में कंट्रीब्यूट करेगा, तो शेल नंबर 1 बोलता है क्योंकि ये पॉइंट मेरे इनसाइड लाई करता है, मेरे शेल के अंदर लाई करता है, तो मेरा E का कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है, 0। तो यहां पर E का कंट्रीब्यूशन क्या है, फर्स्ट शेल का 0। सही, क्योंकि किसी भी शेल के अंदर कोई भी पॉइंट है वहां पे E क्या होता है, 0। और आउटर शेल के लिए ये पॉइंट क्या है, अगर आउटर शेल की बात हो रही है, मान लो इनर शेल है ही नहीं, तो ये 1 नंबर पॉइंट आउटर शेल के इनसाइड लाई करता है, तो आउटर शेल भी क्या कहेगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, एग्जैक्टली 0। क्योंकि दोनों पॉइंट्स शेल्स के अंदर लाई करते हैं तो दोनों का कंट्रीब्यूशन यहां पर क्या माना जाएगा, 0। कोई डाउट इसमें?
एक शेल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर ई क्या होता है, 0। पॉइंट नंबर 1 इस शेल के अंदर है तो शेल नंबर 1 क्या करेगा, इस पे ई नहीं लगाएगा, 0। फिर पॉइंट नंबर, ये जो शेल नंबर 2 है उसके लिए भी ये पॉइंट नंबर 1 इसके इनसाइड है तो ई की वैल्यू इसकी भी 0। जब तक किसी भी शेल के अंदर कोई पॉइंट होगा वो ई में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्या पहला स्टेप सबको क्लियर है? दूसरा, अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूं तो लेट अस सपोज ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है, ये रहा। इस पॉइंट नंबर 2 का डिस्टेंस स्मॉल आर है। पॉइंट नंबर 2 पे ई क्या लगेगा? चलो फर्स्ट शेल से पूछो, फिर सेकंड शेल से पूछो। पहले शेल से पूछो क्या तू यहां पे ई लगाएगा? तो पहला शेल क्या बोलता है, क्योंकि ये पॉइंट मेरे सेंटर से बाहर है, क्योंकि ये पॉइंट इस शेल के बाहर है तो मैं तो कंट्रीब्यूट करूंगा। कितना बाहर है? स्मॉल आर। फर्स्ट शेल का चार्ज क्या है? Q1। तो बोलो आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? क्योंकि ये पॉइंट फर्स्ट शेल के बाहर है, अगर ये पॉइंट अंदर होता तो ई में 0 आंसर आ जाता, पर क्योंकि ये पॉइंट तो बाहर है तो ई का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। पहला स्टेप क्लियर। सेकंड शेल से पूछो क्या तू कंट्रीब्यूट करेगा? तो सेकंड शेल क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे तो इनसाइड है तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0। तो मैं नहीं करूंगा कंट्रीब्यूट क्योंकि अभी भी ये पॉइंट तो मेरे अंदर है, तो यानी कि सेकंड का आंसर 0। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? फिर मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट नंबर क्या लिया, 3। तो ये मेरा पॉइंट नंबर ये रहा 3 पॉइंट का डिस्टेंस यहां से कितना है, लेट अस सपोज 3 पॉइंट का डिस्टेंस है r डैश। अब जो 3 पॉइंट है, शुरू करते हैं फिर से। 3 पॉइंट, सबसे पहले फर्स्ट शेल से पूछो क्या तू 3 नंबर पॉइंट पे ई में कंट्रीब्यूट करेगा? तो फर्स्ट शेल क्या कहते हैं, करूंगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे से तो बाहर चला गया। कितना बाहर चला गया? सेंटर से r डैश, और इस पे चार्ज कितना है, Q1। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय r डैश का स्क्वायर। तो स्टेप क्लियर है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय r डैश का स्क्वायर, तो इससे कंट्रीब्यूट कर दिया। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, अब सेकंड शेल से पूछो कि सेकंड शेल क्या कंट्रीब्यूट करेगा पॉइंट नंबर 3 पे? तो सेकंड शेल क्या बोलेगा, मैं करूंगा, क्योंकि ये पॉइंट सेकंड शेल से भी कहां निकल गया, बाहर चला गया। सेंटर से बोलो, सेकंड शेल के सेंटर और फर्स्ट शेल का सेंटर तो सेम ही है, तो सेकंड के सेंटर से कितना बाहर चला गया, r डैश। तो ई का कंट्रीब्यूशन क्या करेगा, सेकंड शेल कहेगा, क्योंकि मेरे अंदर भी चार्ज है बाहर भी चार्ज है, तो मेरे अंदर और बाहर के चार्जेस दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे ई में। तो अंदर का चार्ज कितना है, -Q1 डिवाइडेड बाय r डैश का स्क्वायर, और उसी तरीके से बाहर चार्ज क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 r डैश का स्क्वायर। तो अब ये दोनों के दोनों ई में कंट्रीब्यूशन करेंगे, दोनों चार्जेस अंदर के भी करेगा और बाहर का भी करेगा। ई में नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लगाया है, अदरवाइज मेरे को वेक्टर से करना पड़ेगा, फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि माइनस साइन इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, और प्लस क्या करेगा, इसे रिपेल, फिर प्लस माइनस आएंगे। तो मैंने इस वेक्टर की जगह मैंने यहाँ माइनस प्लस कर दिया, पर मैं इसका एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक पहले एक्चुअल तरीका बता रहा हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इसमें। तो ई का फॉर्मूला लगाना आ रहा है सबको, पहले ये देख लो एक बार, फॉर्मूला क्लियर है? अच्छा, फिर उसी तरीके से अगर मैं v कैलकुलेट करूं, v बोलो पॉइंट नंबर 1 पे v की कंट्रीब्यूशन में दोनों शेल्स करेंगे। तो फर्स्ट शेल से पूछो क्या तू v में कंट्रीब्यूट करेगा? v कोई भी पॉइंट अगर शेल के अंदर है तो कितना v लगाता है, जितना उसकी सरफेस पे होता है, यही रूल है, क्योंकि शेल के अंदर v कांस्टेंट होता है, तो इसकी सरफेस पे v क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय इसका रेडियस सरफेस का क्या है, r। तो जो भी कैपिटल r है उतना v यहां लगेगा। तो फर्स्ट शेल ने कंट्रीब्यूट कर दिया। अब सेकंड से पूछो क्या तू कंट्रीब्यूट करेगा? सेकंड शेल कहता है क्योंकि ये पॉइंट मेरे भी तो अंदर ही है तो मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। कितना करेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेकंड शेल कहता है क्योंकि ये पॉइंट मेरे इनसाइड है तो जितना मेरे सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही अंदर होगा, यही रूल है सेम। तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, -Q1
divided by 2r and q1 and 1 by 4 pi epsilon naught q1 plus q2 डिवाइडेड बाय 2r। देखो रेडियस 2r लेना पड़ेगा क्योंकि जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही अंदर पोटेंशियल है, और सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, सरफेस की दूरी कितनी है 2r, तो 1 by 4 pi epsilon naught माइनस q1 डिवाइडेड बाय 2r एंड 1 by 4 pi epsilon naught q1 प्लस q2 डिवाइडेड बाय 2r। तो सरफेस का जो भी पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा, बात खत्म हो गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि अगर एक शेल के सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उतना ही अंदर होगा, बात खत्म। और सरफेस पे पोटेंशियल के लिए हमेशा रेडियस ऑफ शेल लिया जाता है, ठीक। फिर मैंने पॉइंट शिफ्ट किया, पॉइंट नंबर क्या लिया 2। बोलो फर्स्ट शेल से पूछो क्या ये 2 पॉइंट पे V में कंट्रीब्यूट करेगा? करेगा। फर्स्ट शेल क्या कहता है, क्योंकि ये पॉइंट मेरे सरफेस से बाहर निकल गया, मेरे सरफेस के बाहर चला गया, तो मैं V में कंट्रीब्यूट करूंगा। बोलो फॉर्मूला 1 by 4 pi epsilon naught q1 डिवाइडेड बाय कितना r। सेंटर से कितना बाहर चला गया, छोटा r, तो क्या फॉर्मूला लगेगा q1 बाय छोटा r। अब सेकंड शेल से पूछो कि क्या तू कंट्रीब्यूट करेगा, सेकंड शेल फिर वही आंसर देता है, क्योंकि ये पॉइंट इस शेल के इनसाइड लाई करता है, तो जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर होगा। अब सरफेस पे क्या होगा 1 by 4 pi epsilon naught माइनस q1 डिवाइडेड बाय कितना 2r, और उसी तरीके से 1 by 4 pi epsilon naught q1 प्लस q2 डिवाइडेड बाय 2r। ठीक हो गया। ऐसी लास्ट पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 पे क्योंकि ये पॉइंट दोनों शेल्स के बाहर चला गया, तो दोनों शेल्स के लिए v का जो फॉर्मूला बनेगा 1 by 4 pi epsilon naught, पहले शेल से ये r डिस्टेंस दूर चला गया, दूसरे शेल से ये 1 by 4 pi epsilon naught माइनस q1 by r डिस्टेंस चला गया, और ऐसे जो आउटर चार्ज है 1 by 4 pi epsilon naught q1 इंटू q2 से भी ये r डिस्टेंस चला गया। सब में स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर। आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में क्या किया हमने, इसमें v और e के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को यूज किया, अपना आंसर निकाला। लेकिन अब नोट करने वाली बात क्या है इसमें पूरे प्रोसेस में, यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बंदा कहते हैं कौन करेगा इतना। थर्ड वाले में v निकालना है। यहाँ पे फर्स्ट शेल के लिए ये पॉइंट बाहर है कितना r डैश, तो v का फॉर्मूला फर्स्ट शेल का 1 by 4 pi epsilon naught q1 डिवाइडेड बाय r डैश, ओ तभी r डैश r डैश r डैश। अब ठीक है, अब सारे डिस्टेंसेस r डैश, और तभी सोच रहा हूँ कि ऐसी शक्लें क्यों बन रही हैं सबकी। ठीक है, तो r डैश समझ में आ रहा है, यहाँ तक सारे डिस्टेंसेस r डैश। डन। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो जब मैं कोई सपोज जैसे मैंने 3 नंबर पॉइंट पे E निकाला, तुम नोट करो ध्यान से एक बात, जब E की कैलकुलेशन चल रही है तो माइनस q1 ने भी कंट्रीब्यूट किया E में, और इन दो चार्जेस ने भी E में कंट्रीब्यूट किया। और ये देखो माइनस q1 बाय r डैश स्क्वायर, इधर से q1 बाय r डैश स्क्वायर, ये टर्म क्या होने वाली है, कैंसल। आप यहां सिर्फ यही नहीं, आप यहां भी देख लो, पोटेंशियल के अंदर भी मान लो 1 नंबर पॉइंट है, उस पे इसने भी पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट किया और इसने भी किया। ध्यान से देखो माइनस q1 बाय 2r, और यहां से q1 बाय 2r भी क्या हो जाएगा, कैंसल। सिर्फ यही नहीं, हर टर्म में ये टर्म क्या होने वाली है, कैंसल। तो एक शॉर्टकट सुन लो, ये कैंसल इसलिए हो रही है क्योंकि आपने यहां पर क्या लगाई थी, इंडक्शन, माइनस q1 एंड q1, तो जो माइनस q1 में पोटेंशियल कंट्रीब्यूट हो रहा है वही प्लस q1 पे भी हो रहा है, और आपस में ये दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, कैंसल। तो इसको लेने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में इंडक्शन अगर मैं नहीं भी लेता और सीधा q1 q2 से आंसर मार्क कर देता तो भी मेरा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आता। तो आप ऐसे क्वेश्चन में इंडक्शन मत लें क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। आप अननेसेसरी माइनस q1 करते रहेंगे और माइनस q1 का e और v आपस में कैंसिल होता जाएगा, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी इक्वल एंड ऑपोजिट है और डिस्टेंस भी सबका सेम है। तो जो रिजल्ट माइनस q1 देगा वही रिजल्ट उस पॉइंट पर q1 भी देगा और हर टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो एक शॉर्टकट सीखा, इतना बड़ा आज के बाद नहीं करना। तो सिंपल क्या करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन में इंडक्शंस को नहीं लेंगे।
फिर एक स्टूडेंट बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, आज के बाद मैं इंडक्शन की बात ही नहीं करूंगा। मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, फिर कहता है समझ गया मैं कि इन शेल्स में इंडक्शन नहीं होती। मैंने कहा ये भी नहीं कहा मैंने, इंडक्शन होती है। आज के बाद हर शेल में इंडक्शन होगी। इंडक्शन इसमें भी सही है, होती है, इंडक्शन होती है, बट हमें न्यूमेरिकल का शॉर्टकट निकालना है, तो इंडक्शन लेने का फायदा नहीं लग रहा मुझे, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए इंडक्शन को हटा रहा हूं, पर यह नहीं बोल रहा कि इंडक्शन होती नहीं है। तो कोई बोला इंडक्शन लेनी है कि नहीं लेनी, एक बात करो, अगर उसको टेंशन हो रही है तो इंडक्शन लेनी है, बात ही खत्म, उसका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। पर वो आफ्टर 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के बाद रियलाइज करेगा कि इंडक्शन लेने का बहुत फायदा उसे होगा नहीं ऐसे क्वेश्चंस में। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो इसके बेस पे, इस पूरे कॉन्सेप्ट के बेस पे, जैसे ये क्वेश्चन है, अब मान लो कितने शेल्स हैं? 3 शेल्स हैं। 3 शेल्स में क्या है? Q1, Q2, Q3, ये चार्जेस मैंने दिए। तो कोई कहता है इंडक्शन होगी, हाँ होगी। कैसे होगी? अगर ये Q1 है तो ये क्या होगा? माइनस Q1, ये क्या हो जाएगा? प्लस Q1, ये क्या होगा? माइनस Q1 प्लस Q2, और ये क्या होगा? प्लस Q1 प्लस Q2। ये लो, इंडक्शन हो गई। अब क्वेश्चन ये था कि यहां पे E निकालो सेंटर से 5R/2 पे, पर मैंने अभी अभी शॉर्टकट सीखा कि अगर मैं इंडक्शन ले भी लूंगा तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पर ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर देगा। तो एक क्या डिसीजन किया था, ऐसे क्वेश्चन में कंसेंट्रिक शेल में जब E और V निकालना होता है, इंडक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने छोड़ दी, नहीं लेता। तो आंसर शुरू करते हैं। इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है? E। शेल नंबर 1, इससे पूछो कि क्या तो यहाँ E कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये शेल कहता है क्योंकि ये पॉइंट मेरे सेंटर से बाहर है, मेरे सरफेस से बाहर जा चुका है, तो मैं E में कंट्रीब्यूट करूंगा। कितना? 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय 5R/2 का होल स्क्वायर। फिर शेल नंबर 2 से पूछो क्या तो कंट्रीब्यूट करेगा, तो शेल नंबर 2 कहता है मेरी भी सरफेस से बाहर पॉइंट है, ये मेरे अंदर नहीं है, मेरे बाहर है। कितना बाहर है? 5R/2। तो मेरा कंट्रीब्यूशन है 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाय 5R/2 का होल स्क्वायर। शेल नंबर 3 से पूछो, थर्ड शेल कहता है कि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है, तो मैं ई में कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन सीधा क्या हुआ? 0। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? फिर पूछा गया कि यहां पे V निकालो। शेल नंबर 1 से पूछो V क्या होगा, वो कहेगा क्योंकि ये पॉइंट मेरे सरफेस के बाहर चला गया, तो 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय 5R/2। फिर सेकेंड Q2 से पूछा क्योंकि ये पॉइंट मेरी भी सरफेस से बाहर चला गया, वो कह रहे हैं, तो 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाय 5R/2। फिर शेल नंबर 3 से पूछा, अब शेल नंबर 3 कहते हैं क्योंकि ये पॉइंट मेरी सरफेस के तो अंदर है, तो जितना मेरी सरफेस का पोटेंशियल है उतना ही अंदर का पोटेंशियल है। तो इससे पूछा तेरी सरफेस का पोटेंशियल क्या है? क्या बोलता है? Q3 डिवाइडेड बाय 3R। ये देख रहे हो, Q3/3R। तो जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही यहां पे पोटेंशियल है। आंसर। तो कैसे सोचना है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? V Q3 का इस पॉइंट पे थर्ड शेल ने पोटेंशियल लगाना है। रूल क्या है? अगर कोई पॉइंट इनसाइड लाई करता है तो वहां का पोटेंशियल क्या होता है? जो सरफेस का होता है। सरफेस पे पोटेंशियल क्या है? 1/4πε0 Q3 डिवाइडेड बाय 3R। सरफेस की दूरी क्या है? 3R, तो 3R। तो चाहे वो पॉइंट अंदर है पर लगेगा सरफेस वाला ही सेम। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? फिर देखो, सपोज क्वेश्चन फिर से कंसेंट्रिक शेल्स। क्वेश्चन है कि ये Q1 है, ये Q2 और ये Q3, ये ब्लू पेन से दिए हुए चार्जेस मैंने दिए हुए हैं, फिक्स्ड है। और क्वेश्चन है कि अब अगर इंडक्शन लगानी हो तो कैसे लगेगी? Q1 माइनस Q1 प्लस Q1 Q माइनस Q1 प्लस Q2 अगेन Q1 प्लस Q2, तो इंडक्शन लग गई। तो क्वेश्चन है चार्जेस बताओ सरफेसेस पे कितने हैं। भाई अगर तुमसे चार्जेस पूछ रहे हैं इसके अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, फिर तो इंडक्शन लगानी पड़ेगी, फिर तो ना छोड़ दोगे इंडक्शन। इंडक्शन तो एक्चुअल में होती है, हम उन क्वेश्चन में लगाते नहीं है जिसमें ई और वी की कैलकुलेशन करनी होती है, क्योंकि इंडक्शन के इफेक्ट्स क्या हो जाते हैं? कैंसिल। अदरवाइज तो होती है।
तो कोई पूछ ले चार्जेस बनाओ तो इंडक्शन लेनी है, कोई कहता मैं कंफ्यूज हो गया, लेनी है कि नहीं लेनी है, एक बात बताओ, तो लेनी है। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो हाँ लेनी है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक, तो ये चार्जेस आ गए। अब क्वेश्चन पूछने वाले ने क्या पूछ लिया, जो आउटर शेल है सबसे आखिरी वाला, इसका सिग्मा निकाल दो। अब जब सिग्मा निकालने को कहेगा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। जब तक तुम्हें चार्जेस ही नहीं पता होंगे तो सिग्मा कैसे आएगा, और अगर तुम्हें एग्जैक्ट चार्जेस ढूंढने हैं तो फिर तुम्हें इंडक्शन लेनी पड़ेगी। तो जैसे इस आखिरी शेल के अंदर का सिग्मा क्या होगा, आखिरी शेल के अंदर का चार्ज ये रहा -Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय आउटर शेल का एरिया 4π3r का स्क्वायर। और अगर सिग्मा इसका निकालना है बिल्कुल बाहर वाले का, तो बाहर वाले का चार्ज क्या है, Q1 + Q2 + Q3 डिवाइडेड बाय इसका एरिया। तो पहले इंडक्शन लगा ली, इंडक्शन लगा के यहां का चार्ज बाय यहां का एरिया, यहां का चार्ज बाय यहां का एरिया, आंसर आ गया, सिग्मा आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जब जब तुमने सिग्मा निकालने हैं, भूलना नहीं है, जब किसी भी क्वेश्चन में सिग्मा निकालना है उसमें चार्जेस चाहिए होंगे, तुम्हें इंडक्शन 100% लेनी है। ऐसे नहीं कि हर में छोड़ देंगे इंडक्शन, छोड़ो यार सर ने कहा छोड़ दो, ऐसे नहीं है। तो अब खुद कॉमन सेंस से सोचो, सिग्मा निकालना है, चार्ज चाहिए यार, तो इंडक्शन तो लेनी पड़ेगी। और ई और वी में भी अगर इंडक्शन लेनी है तो प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, पर इफेक्ट कैंसिल होने स्टार्ट हो जाते हैं, इस वजह से छोड़ दिया मैंने। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब जैसी अगली प्रॉब्लम है, अगली प्रॉब्लम है कि आपके पास एक चार्ज है, ये दो अगेन शेल्स हैं, एक शेल देखो क्वेश्चन है, दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं, जो कंसेंट्रिक शेल्स हैं, तो इसमें ना आपने Q1 चार्ज दे दिया। मेरे को एक चीज का आंसर दो, ये देखो मैं यहां बनाता हूं ये क्वेश्चन, ये आपके पास एक शेल है Q1 और लेट अस सपोज एक और शेल है न्यूट्रल है, कुछ नहीं है इसके पास, कुछ नहीं है, ठीक है, दो शेल्स हो गए। तो बाय इंडक्शन बोलो, अगर ये Q1 है तो यहां पर क्या बनेगा, -Q1, तो यहां पर क्या बनेगा, +Q1, ये रेडियस 2r है, ठीक हो गया, ऐसे हुआ। अब किसी ने ये बोला कि इस आउटर शेल को अर्थ कर दो, ग्राउंड कर दो, तो ग्राउंड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सारा का सारा चार्ज ग्राउंड हो जाता है, तो जिसको अर्थ टच कर ले उसका चार्ज क्या हो जाता है, 0। आगे से ये नहीं बोला, किसी को बोला तो मैंने नहीं बढ़ाया, पोटेंशियल 0, चार्ज 0 नहीं होता, पोटेंशियल 0 होता है, फर्क है दोनों में। मैं तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम दिखाऊंगा, अर्थ ने टच किया चार्ज 0 नहीं हुआ, तो देखना अभी अर्थ ने टच किया चार्ज 0 ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब चार्ज 0 नहीं करती अर्थ, क्या 0 करती है, पोटेंशियल। अर्थ का पोटेंशियल क्या, अगला क्वेश्चन, अर्थ का खुद का पोटेंशियल क्या है, अर्थ का पोटेंशियल, मिट्टी का पोटेंशियल, ये क्या है, अर्थ एक अर्थ, क्या अर्थ का पोटेंशियल होगा, है, अर्थ के अंदर इनफाइनाइट पॉजिटिव और इनफाइनाइट नेगेटिव चार्जेस हैं, तो जितना पोटेंशियल, और अर्थ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्योंकि प्लस और माइनस कैंसिल, तो इसलिए अर्थ का पोटेंशियल क्या माना जाता है, 0। अर्थ किसी को भी टच कर ले उसका पोटेंशियल 0 कर देगी। तुम जो है नंगे पैर इसके ऊपर खड़े हो जाओ अर्थ के ऊपर, तुम्हारा खुद का पोटेंशियल 0, तुम अर्थ को टच कर लो तुम्हारा पोटेंशियल 0। कोई भी चीज अगर अर्थ के कांटेक्ट में आ गई उसका खुद का पोटेंशियल 0, कि वो अर्थ का पार्ट बन गया, उसका पोटेंशियल 0। तो कहोगे उससे क्या हुआ, दिखाता हूं उससे क्या हुआ, ये देखो, ये आपने इसको अर्थ कर दिया। अब अर्थ ने, देखो अर्थ को ना फिजिक्स बहुत ज्यादा आती है, और शेल प्रॉब्लम तो अर्थ की मास्टरी है। अब अर्थ आती है कॉपी पेंसिल लेके, कहते अच्छा ठीक है, देखो मेरे को अर्थ किया, ठीक है, मेरे को बुलाया गया, तो मैंने कहा देखिए सिचुएशन है,
अर्थ कहती है ठीक है 2 मिनट रुको, मैं जरा चेक कर लूं, जब आपने इसकी अर्थिंग नहीं की थी तो पोटेंशियल चेक कर लूं जरा क्या है। बोलो क्या पोटेंशियल है? 1/4πε0 माइनस Q1 की दूरी इस पॉइंट से कितनी है? 2r। तो माइनस Q1 क्या पोटेंशियल लगाएगा? माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2r, राइट? ये पोटेंशियल लगाएगा। अच्छा फिर ये देखें प्लस Q1, तो सॉरी ये प्लस Q1 है, तो प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2r, ये पोटेंशियल लगाएगा। फिर माइनस Q1 क्या लगाएगा? माइनस Q1 डिवाइडेड बाय अगेन 2r, ऐसे ही है। सेंटर से इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, डिस्टेंस तो 2r ही है ना। मैं रिपीट करता हूं, पहले ये शेल है, इस शेल से पूछो क्या तू यहां V लगाएगा? ये शेल करके लगाऊंगा। ये पॉइंट मेरे सरफेस से तो बाहर है, कितना बाहर है? 2r। सेंटर से दूरी 2r है, तो इसका खुद का चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय 2r। फिर इससे पूछो तू क्या लगाएगा? ये कहता हाँ लगाऊंगी, क्योंकि ये पॉइंट मेरे सरफेस के ऊपर है, तो कितना? 1/4πε0 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय अगेन 2r। फिर इससे पूछो, ये भी सेम Q1 डिवाइडेड बाय 2r। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? अभी अभी शेल प्रॉब्लम तो की थी बड़ी बड़ी, V का फॉर्मूला वैसे ही लगा के वैसे सिखाया, तो ये चार्ज भी यहां पोटेंशियल लगाएगा, ये चार्ज भी यहां पोटेंशियल लगाएगा, ये चार्ज भी यहां पोटेंशियल लगाएगा, ठीक है। अर्थ आई, अर्थ ने देखा आंसर 0 नहीं आ रहा, वो कहते हैं देखो उसे देख लिया आंसर 0 नहीं आ रहा, पर अर्थ जिसको टच कर ले उसका पोटेंशियल क्या कर देगी? 0। तो अर्थ ने हिसाब लगा लिया कि ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, जैसी कहती मैं टच करूंगी सबसे पहला काम है इसको हटा दूंगी। किसी पूछा तेरे को कैसे पता इसको हटाना है? कहते देख अगर मैं इसको हटाऊंगी तो यहां से ये पोटेंशियल उड़ गया, अगर ये उड़ेगा तो वो पोटेंशियल उड़ गया, नेट पोटेंशियल क्या आ रहा है? 0। तो इसलिए लोग ऐसा पढ़ते हैं जिसने अर्थ को टच किया चार्ज उड़ा दिया, वो बेचारी की मजबूरी है, चार्ज उड़ाना पड़ा क्योंकि उसने अपने पोटेंशियल को क्या करना है? 0। अल्टीमेटली वो कैलकुलेशन पोटेंशियल की देख रही है, उस चक्कर में चार्ज उड़ गया वो अलग बात है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है। तो कितना चार्ज अर्थ ने यहां से हटा दिया? Q1, डन। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे सोचना है? इसमें सरफेस सारा चार्ज हटा देगी वो, क्योंकि वो कैलकुलेशन ऐसे कर रही है, पर अगले क्वेश्चन में मुझे पता नहीं, मैं याद नहीं करवा सकता। अगर देखो कितने आसान जिंदगी हो जाती, मैं बोलता जिसने अर्थ को टच किया उसका चार्ज उड़ा दो, चलो छुट्टी। फिर तो छुट्टी आज 7:15 होनी नहीं थी, अभी खत्म है, क्योंकि आज के लेक्चर में ये तो दिखाना है कि जिसको टच किया उसका पोटेंशियल 0 है, उसका चार्ज 0 नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? और प्रॉब्लम ये है कि पोटेंशियल 0 करने के लिए पहले अर्थ पूरी कैलकुलेशन करेगी, फिर दिमाग लगाएगी इसको उड़ाऊंगी उसको उड़ाऊं, उसे कहा आखिरी को उड़ा देती हूँ, लो जी आंसर। क्योंकि अर्थ इसको तो छेड़ नहीं पाएगी, अर्थ तो इसको किया, अर्थ इसको तो किया नहीं, इसको छेड़ नहीं पाएगी, तो उसने चालाकी दिखाई कि यहाँ पर इंडक्शन से चार्ज तो हो गया, तो उसने कहा मेरा काम हो गया, डन, पोटेंशियल 0। अर्थ यही तो है, यही तो खतरनाक है अर्थ। जितना आसान लग रहा है उतना आसान थोड़ी ना अर्थिंग का। अर्थिंग की कोई भी प्रॉब्लम एनसीईआरटी में नहीं आएगी, अर्थ जहां बनी होगी एनसीईआरटी में नहीं आएगी, ये बात पक्की है। चलो राहत मिली थोड़ी सी, ठीक है ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ तुम्हें इसमें जब बहुत साल पहले लोग प्रैक्टिस करते थे ना, तो अगर आप जो लोग जेई मेंस और नीट पढ़ रहे हैं उसमें देखेंगे शेल्स ही शेल्स भरे पड़े हैं, हर क्वेश्चन शेल और स्फेरिकल शेल के ऊपर है। अब उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज होने हैं, तो मैंने सारी बुक्स रखी, मैंने बताया, लोगों की प्रॉब्लम समझी, कहाँ कहाँ अटक रहे हैं, मैंने शीट बना दी। तो अलग अलग बुक्स की अलग अलग शीट्स चल रही हैं सारी बेसिकली, तो आपको अलग अलग ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चंस आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मिलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3 शेल्स हैं,
नॉट फॉर एनसीईआरटी, पक्की बात है। 3 शेल्स है, एक के ऊपर चार्ज मैंने दिया Q, दूसरे को चार्ज मैंने नहीं दिया, तीसरे को चार्ज मैंने दिया 2Q, पेंसिल वाला कोई चार्ज मैंने नहीं दिया। यहाँ पे अर्थ मुझे करनी है, इसको मैं दबाने वाला हूँ, अर्थिंग ऑन करूँगा। तो क्वेश्चन ये है कि अर्थ जिसको टच किया अर्थ ने, इसकी सरफेस पे क्या चार्ज अर्थ प्रोड्यूस करेगी, ये आपको बताना है। पर क्वेश्चन ये है कि प्रोड्यूस क्यों करेगी। जिन स्टूडेंट्स ने याद कर रखा है कि भाई अर्थ जिसको टच करेगी चार्ज 0, तो आंसर मार्क कराएंगे Q डैश इक्वल टू 0, आंसर गलत। अर्थ तो पहले फिजिक्स लगाएगी पूरी, तो अर्थ क्या करेगी, ये देखो, ये Q चार्ज तुमने दिया, बाय इंडक्शन यहां पर क्या आया -Q, बाय इंडक्शन यहां पे क्या आना चाहिए था +Q, पर अर्थ ने कहा रुक +Q वो मैं डिसाइड करूंगी क्योंकि मैंने टच करना है, तू कैसे डिसाइड करेगा +Q, तो ये मैं डिसाइड करूंगी। तो लेट अस सपोज मेरा चार्ज है Q डैश, क्योंकि मैंने अपने पोटेंशियल को क्या करना है 0, क्योंकि ना तो मैं इसको छेड़ सकती हूं ना मैं इसको छेड़ सकती हूं, अर्थ किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ, तो मेरे पास सिर्फ चेंज करने के लिए एक ही ऑप्शन है Q डैश। तो कहती है Q डैश मैं भरूंगी, बाकी तुम भरते हो। तो ये Q की जगह -Q, अर्थ ने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से यहां पर क्या मार्क कर दिया Q डैश। अर्थ उतना चार्ज यहां प्लेस करेगी कि नेट पोटेंशियल इस स्फीयर का क्या आ जाए 0, क्योंकि अर्थ ने जिसको टच किया उसका पोटेंशियल क्या आने वाला है 0। तो इससे Q डैश किया, अब अर्थ इसको टच कर नहीं रही, इंडक्शन चलेगी, Q डैश की जगह माइनस, Q डैश की जगह प्लस Q डैश। ये स्टेप समझ में आ रहा है। जिसको अर्थ टच करेगी वहां पे अपना ही चार्ज की Q डैश लगाएगी, आगे पीछे जो मर्जी करते रहो आप। अब अर्थ ने इसको टच किया, इसे ऑन किया, जैसे ही ऑन किया यहां का पोटेंशियल क्या होना चाहिए 0। अब ये बताओ कि इस शेल पे पोटेंशियल लगाएगा कौन, सारे चार्जेस लगाएंगे। स्टार्ट विथ Q, Q से पूछूं तो क्या पोटेंशियल लगाएगा, Q की दूरी यहां से कितनी है 2r, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय 2r। नेक्स्ट -Q, -Q तो इटसेल्फ 2r डिस्टेंस दूर है सेंटर से, तो -Q डिवाइडेड बाय 2r। Q डैश की दूरी भी 2r है, तो Q डैश डिवाइडेड बाय 2r। फिर नेक्स्ट -Q डैश, अब -Q डैश क्या कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर है तो जो पोटेंशियल मेरी सरफेस का होगा वही अंदर होगा। अब सरफेस पे क्या होगा 1/4πε0 -Q डैश डिवाइडेड बाय 3r, क्योंकि इसकी दूरी यहां से कितनी है 3r। तो जो सरफेस का पोटेंशियल आएगा -Q डैश बाय 3r वही यहां लगा देगी, और ये भी सेम 2Q + Q डैश डिवाइडेड बाय 3r। तो सारे पोटेंशियल्स कहाँ पे निकले इस पॉइंट के। तो अर्थ ने अपनी कॉपी से ली, इसको सॉल्व किया जो हम कर रहे हैं, और इक्वल टू क्या कर दिया 0। कर लो सॉल्व, आंसर ये रहा। कौन कहता है जिसको अर्थ ने टच किया उसका चार्ज 0 होगा, ये देखो अर्थ कितनी चालाक है, उसने चार्ज क्या प्लेस किया -4Q/3। रीजन, क्योंकि उसने देख लिया कि पड़ोस के चार्जेस इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रहे थे, तो चालाकी से अर्थ ने नेगेटिव चार्ज दे दिया ताकि क्या लगे नेगेटिव पोटेंशियल, और पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल आपस में क्या हो जाए कैंसल, और नेट आंसर क्या आ जाए 0। क्या माइनस, वो तो यही क्वेश्चन है कि Q डैश क्या है, यही क्वेश्चन पूछने वाला Q डैश। तो देखो अर्थ इसको टच नहीं कर रही, थर्ड शेल को, तो ये तो चलेगा ना, जिसको टच कर रही है उसका अर्थ करेगी डिसाइड, बाकी तो इंडक्शन लग रही है, वो तो नीचे भी लग रही है ऊपर भी लग रही है, ठीक है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे करना है। हालांकि रेयर है, मेंस के अंदर अर्थिंग का एक भी क्वेश्चन देखा नहीं मैंने आज तक आया हुआ, नीट के अंदर भी मैंने देखा नहीं, बट किसी रूल बुक में लिखा नहीं हुआ कि हम देंगे भी नहीं हर बुक में गिवन है। तो चलो मैंने बता दिया अर्थिंग का, हालांकि कम आता है, इट्स ओके, इसका प्रूफ नहीं करना, प्रूफ हो गया मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर ये करेंगे, तो ये लास्ट लेक्चर है पोटेंशियल का आज, ये ठीक लेवल पे चल रहा है, और अगली बार से एक नया चैप्टर स्टार्ट है जिसका नाम है कैपेसिटर्स।
अब एक फेज खत्म हो गया इलेक्ट्रोस्टैट्स का, मतलब ये ना सोचें कि पोटेंशियल पता नहीं इतना यूज होगा, कुछ ना यूज होगा, बेसिक यूज होगा, बहुत बेसिक। अब कैपेसिटर का नया टॉपिक है जिसका बहुत लेना देना नहीं मिलेगा पीछे से, तो एक नया ही कुछ एंगल पे काम स्टार्ट होगा। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन। एक चार्ज 2Q मैंने दे दिया, एक चार्ज Q मैंने दे दिया, मैंने दिया, अर्थ मैंने ऑन कर दी। अर्थ जब मैंने ऑन की तो अर्थ का काम क्या है, जिसको टच करना उसका पोटेंशियल क्या करना, जीरो। कैसे करेगी जीरो? क्या अर्थ इसको चेंज कर सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि आउटर शेल है, उसको टच ही नहीं किया उसने, चेंज कैसे करेगी? क्या इसको चेंज कर सकती है? कर सकती है। 2Q चार्ज, सबसे पहले अर्थ आई, अर्थ कहती है ठीक है मैंने टच किया, तो तुम कौन होते हो चार्ज को प्लेस करने वाले? मैं करूंगी ना, क्योंकि मेरा चलेगा यहाँ पे। तो उठा के 2Q काटा मार के क्या कर दिया, Q डैश। वो कहती है 2Q को रखूं, मैं तो Q डैश अपने हिसाब से रखूंगी ताकि यहां का पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। तो क्वेश्चन यही तो है कि Q डैश क्या है, नया चार्ज क्या आ गया, 2Q तो चला गया, तो नया चार्ज क्या आ गया क्वेश्चन है। तो बोलो यहां पोटेंशियल जीरो, कौन लगाएगा पोटेंशियल, Q डैश। 1/4 Q डैश डिवाइडेड बाई R। और ये क्या लगाएगा, आउटर, आउटर शेल कहेगा क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है, तो मेरे सरफेस का पोटेंशियल यहां पे होगा, यानी कि Q डिवाइडेड बाई 3R इक्वल टू जीरो। आंसर -Q/3। 2Q काटा मार के अर्थ क्या करेगी यहां पर, -Q/3 कर देगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जिस शेल ने अर्थ को टच किया वहां का चार्ज जितना मर्जी हो उसको Q डैश ही करना पड़ेगा, बात ही खत्म, और नेट पोटेंशियल को जीरो करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक? तो जैसे ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है ये ना, इसका शॉर्टकट बताऊंगा, सिर्फ सुनना है आपने, उसके बाद एक शॉर्टकट नोट करना है, बात खत्म। आपका मतलब बिना पेन को हाथ लगाए आंसर आएगा। कैसे? सपोज करो आपके पास दो शेल्स हैं, इन दो शेल्स का रेडियस A और B है। एक शेल पे चार्ज मैंने दिया Q1, एक शेल पे चार्ज मैंने दिया Q2। आपसे ये पूछा फाइंड VA, A पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। अब A पॉइंट पे पोटेंशियल Q1 तो लगाएगा, कितना लगाएगा, 1/4 Q1 डिवाइडेड बाई कितना, A, क्योंकि A पॉइंट फर्स्ट शेल के ऊपर है, तो Q1/A। सेकेंड शेल भी लगाएगा, पर सेकेंड शेल क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है तो मैं तो अपनी सरफेस का पोटेंशियल लगाऊंगा, तो सेकेंड शेल के सरफेस का पोटेंशियल क्या है, 1/4 Q2 डिवाइडेड बाई B। ये रहा Q2/B। तो मेरे पास A पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, तो A पॉइंट पे Q1 ने पोटेंशियल लगाया, A पॉइंट पे Q2 ने भी पोटेंशियल लगाया, पर Q2 ने उतना लगाया जो उसकी सरफेस का पोटेंशियल है। चलो B पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, B पॉइंट पे Q1 ने पोटेंशियल लगाया 1/4 Q1 डिवाइडेड बाई B, और B पॉइंट पर Q2 ने भी लगाया 1/4 Q2 डिवाइडेड बाई B। Q1/B, क्योंकि फर्स्ट शेल के B पॉइंट की दूरी यहां से क्या है, B, तो Q1/B और Q2/B ये रहा। और मेरे कहे पे फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो मान लो VA आ गया, VB आ गया, दोनों को आपने माइनस कर लिया, तो माइनस करके क्या आया, VA माइनस VB। VA माइनस VB की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। आपने एक चीज नोट की, Q2 टर्म क्या हो गई, कैंसल। तो इन दोनों शेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इनसाइड शेल के चार्ज पे डिपेंडेंट है, ओनली Q1, आउटर चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है। मैंने प्रूव कर दिया। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कहेगा जी दो शेल है, तो ठीक है दो शेल है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। कहेगा जो आउटर शेल है मैंने इसको 200 कूलम का चार्ज दे दिया, बोलो इनका नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। आप कहना फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि Q2 में तुम 200 ऐड करो 200 सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ शेल के अंदर के चार्ज पर डिपेंड करता है, बाहर पर डिपेंड ही नहीं करता। फिर कहेगा कि मैं इसको अर्थ कर दूंगा, तुम अर्थ करो, Q2 हटाओ ना हटाओ मेरे को कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ अंदर के चार्ज पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है आंसर, शॉर्टकट क्या है। पॉइंट नंबर A का
देखो फिर देखो फॉर्मूला ध्यान से, ए पॉइंट पे Q1 क्या लगाएगा, Q1 बाय ए। आउटर शेल से पूछो तो क्या लगाएगा, यहां पे भी आउटर शेल क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है। तो तुम मेरे सरफेस का पोटेंशियल ले लो। अब सरफेस का डिस्टेंस तो बी है, सरफेस का पोटेंशियल क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय बी, यही यहां लगा देगा ये, इसलिए भी आएगा। ठीक है, यहां तक क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ओके। ये कह रही है कि आपने कैसे माइनस किया, वीए में से वीबी क्यों माइनस किया, वीबी में से वीए क्यों नहीं माइनस किया, बोलो। देखो ये टर्म दोनों में कॉमन है, ए रेडियस छोटा है, वीए बड़ा है, डिनोमिनेटर ए छोटा है ना, तो वीए बड़ा है, इसलिए वीए में से वीबी माइनस किया। तो अंदर के शेल का पोटेंशियल आउटर के शेल से बड़ा होगा। एक मिनट जी सर, बताइए बताइए सर।
तो रिजल्ट क्लियर है। क्या रिजल्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ अंदर के चार्ज पे। ठीक हो गया। अब सपोज करो क्वेश्चन है कि आपके पास दो शेल्स हैं, अंदर का चार्ज Q1 है, बाहर का चार्ज Q2 है, और मैंने क्या किया, इनको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तार से जोड़ दिया। अब जब आप तार से जोड़ते हो तो चार्ज मूव करता है फ्रॉम, पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम, 10th की क्लास पूछ रहा हूं, मैंने नहीं कराया, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट। तो याद रखना, अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये रूल है। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। अब देखो क्या हुआ कि मैंने ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, ध्यान आगे प्लीज, मैंने बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, अभी नहीं किया, तो दोनों को माइनस किया, तो ये वी ए माइनस वी बी आ गया। ठीक हो गया। तो वी ए माइनस वी बी किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ अंदर के चार्ज पे। मान लो ये अंदर का चार्ज पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी, तो मान लो फर्स्ट केस ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, Q1 अगर पॉजिटिव है, तो ये पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो VA माइनस VB पॉजिटिव है, तो यानी कि VA ग्रेटर देन VB। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि VA क्या है? ग्रेटर देन VB। मैं रिपीट करता हूं, मैंने ये बताया कि अगर ये Q1 पॉजिटिव है तो इनका डिफरेंस भी पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो VA ग्रेटर देन VB, तभी पॉजिटिव आएगा। ये वाली टर्म बड़ी, ये वाली टर्म छोटी। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो इसका मतलब ये वाली टर्म VA और ये टर्म VB, ये लो, तो VA ग्रेटर देन VB। और मैंने क्या बोला कि ये चार्ज इमेजिन करो क्या है? पॉजिटिव है। तो बाय डिफॉल्ट क्या बताया कि ये चार्ज, ये पोटेंशियल हाई है, यहां का पोटेंशियल लो है, ये VA बड़ा है और VB छोटा है, तो पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अंदर का चार्ज सारे का सारा कहां शिफ्ट हो जाएगा? बाहर शिफ्ट हो जाएगा। और कितना? थोड़ा नहीं, सारे का सारे शिफ्ट हो जाएगा। अब कोई पूछेगा कि सर आपको कैसे पता सारे का सारा शिफ्ट होगा? क्या पता थोड़ा बहुत शिफ्ट होता हो? पहले ये पॉइंट समझ में आया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो VA ग्रेटर देन VB, तो ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, अभी बात भी हुई थी, ये बड़ा है ये छोटा है, तो चार्ज मूव करेगा अंदर से बाहर। कितना? सारे का सारा। ये मैं बता रहा हूं, आपको नहीं पता, सारे का सारा शिफ्ट हो जाता है, तो सारे का सारा चार्ज बाहर आ जाएगा। आप कहोगे कैसे पता? ये देखो, चार्ज तब तक शिफ्ट होता रहेगा जब तक दो पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता? सेम। क्योंकि चार्ज मूव करता रहेगा हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर, तो हायर पोटेंशियल लोअर होता जाएगा, और एक टाइम के बाद दोनों पोटेंशियल क्या हो जाएंगे? सेम। VA हायर इसलिए था, इसका रेडियस छोटा था ना, ये ऊपर VA था, ये VB था, ये टर्म तो सेम ही है दोनों में, इसका रेडियस छोटा है तो VA बड़ा नहीं हो गया। ठीक है। हाँ, तो मैथ्स ही है, ये टर्म सेम है, ये रेडियस छोटा है तो VA बड़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही नहीं है, दिख ही रहा है, VA बड़ा है। और अगर मैंने इनको वायर से ज्वाइन कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज है ये, इट विल मूव फ्रॉम अ हायर टू लोअर पोटेंशियल, सारे का सारा चार्ज यहां चला जाएगा, और पूरे का पूरा इसलिए जाएगा। अब एक काम करो, आप यहां का पोटेंशियल फिर से कैलकुलेट करो, इस फिगर में यहां का पोटेंशियल कैलकुलेट करो, यहां पे क्या पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहां का चार्ज तो है ही नहीं, सारा पोटेंशियल यही लगाएगा। कितना? वो ये आउटर शेल बोलते हैं, क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है, तो मैं तो अपने सरफेस जितना पोटेंशियल लगाऊंगा, सरफेस का पोटेंशियल क्या है? 1/4πε0 Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय B। अब आपका चार्ज सिर्फ बाहर है, अंदर तो है नहीं, तो A पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? ये लगाएगा। कितना लगाएगा? जितना इसकी सरफेस पे है। सरफेस पे कितना है? 1/4πε0 Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय B। और B पॉइंट पे पोटेंशियल भी यही लगाएगा।
कितना 1/4πε0 Q1 प्लस Q2 डिवाइड अगेन B। तो आप नोट करें दोनों का पोटेंशियल क्या हो चुका है, सेम, इसलिए सारे का सारा चार्ज बाहर शिफ्ट होगा। आप कहोगे इसमें मैंने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने रिजल्ट को घर जाके पढ़ना तक भी नहीं है, एक रिजल्ट याद करना है। अगर दो शेल्स हैं, अंदर का चार्ज है बाहर का चार्ज है कितना भी हो, और आपने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो आपसे पूछा जाएगा क्या होगा, आपने बोला है सारे का सारा अंदर का चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बाहर शिफ्ट होगा। रिजल्ट को सीधा याद करना है, मतलब मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों करना है, बट समझ में आ रहा है कि ये रिजल्ट कैसे लगाना है, सीधा रिजल्ट लगा देना है, डन। लेकिन एक स्टूडेंट आया, वो कहता है कि मान लो जी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया और मान लो अंदर का Q1 चार्ज पॉजिटिव निकला ही नहीं, अंदर का Q1 चार्ज नेगेटिव निकला, अब क्या होगा, बाहर का चार्ज अंदर शिफ्ट होगा? नहीं, क्योंकि अगर ये Q1 नेगेटिव निकला तो इनका डिफरेंस क्या निकलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब VA कम और VB ज्यादा, VB बड़ा होगा तभी तो नेगेटिव होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ये शेल्स हैं, ये लो, और मैं कह रहा हूं VA की वैल्यू कम हो गई, VB की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा, और ये चार्ज क्या है, नेगेटिव, अब भी ये बाहर ही जाएगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इन शॉर्ट, जिनको कहानी समझ में नहीं आती वो एक लाइन याद कर लें, अगर दो शेल्स हैं, अंदर चाहे पॉजिटिव चार्ज है, अंदर चाहे नेगेटिव चार्ज है, कोई मर्जी चार्ज है, और तुमने वायर से ज्वाइन कर दिया, तो अंदर का सारा चार्ज बाहर शिफ्ट हो जाएगा, बात खत्म। कोई कहता और कोई इजी प्रूफ नहीं है, सुन लो फिर इजी प्रूफ, कुछ देखना ही नहीं है इसमें। अगर एक कंडक्टर लो, एक कंडक्टर के अंदर चार्ज भर दो, वो चार्ज कंडक्टर के अंदर कभी स्टे नहीं करेगा, कहाँ जाएगा, सरफेस पे, ऐसा ही है। अब भी तो यही हो रहा है, एक कंडक्टर लिया, उसके अंदर एक कंडक्टर लिया, ज्वाइन कर दिया, तो सारा का सारा चार्ज बाहर शिफ्ट हो गया, डन हो गया। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है भाई, चार्ज अंदर स्टे करता ही नहीं है, चार्ज उसको जगह मिलेगी, ऑटोमेटिकली चार्ज बाहर आ जाएगा, डन। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये रिजल्ट ऑब्जेक्टिव के अंदर सीधा काम आएंगे। तो नेक्स्ट, जैसे ये मान लो क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है, वो कहेगा ये एक कंडक्टिंग शेल है, इसकी फोटो देख के बताओ यार इसमें और पुराने क्वेश्चन के शेल्स में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है। ये भी तो शेल है, वो भी तो शेल था, ये एक थिक शेल है, कैसे पता, येलो पेंट किया हुआ है इसमें, ये थिक शेल है, इसमें कंडक्टर है, लोहे का मटेरियल है, कंडक्टर है। और जबकि अभी तक जो हमने शेल्स किए, दो कंसेंट्रिक शेल थे, बीच में हवा थी, खाली था। ये एक थिक शेल है, लिख लो दिस इज अ थिक कंडक्टिंग शेल, लिख लो हेडिंग दिस इज अ थिक कंडक्टिंग शेल। तो ये एक थिक कंडक्टिंग शेल है, सही है। अब देखो क्वेश्चन है कि इसके सेंटर पे मैंने पॉइंट चार्ज रख दिया Q, तो इंडक्शन होगी। इसके अंदर की तरफ क्या चार्ज आएगा, -Q1, और बाहर की तरफ +Q1, बीच में नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं, तो या तो इधर होगा या सीधा इधर होगा। समझ में आ रहा है यहां तक? क्वेश्चन में पढ़ना है, इज इट अ थिक कंडक्टिंग शेल और इज इट अ कंसेंट्रिक शेल्स। कंसेंट्रिक शेल्स है या थिक कंडक्टिंग शेल है, दोनों में अंतर है, सही। क्वेश्चन है, कहेगा कि इस येलो कलर के शेल के अंदर की सरफेस का सिग्मा निकालो। सिग्मा क्या होता है, अंदर का चार्ज बाय अंदर का एरिया 4πa²। आउटर सरफेस पे सिग्मा निकालो, Q डिवाइडेड बाय 4πb²। आंसर, तो सिग्मा आ गया, अंदर का चार्ज बाय अंदर का एरिया, बाहर का चार्ज बाय बाहर का एरिया। कोई डाउट है इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है, सिग्मा आ जाएगा। फिर उसने बोला कि एक काम करो, x डिस्टेंस पे E निकाल दो और V निकाल दो। चलो x डिस्टेंस पे पहले E निकालते हैं। कौन लगाएगा E? पहले ये पॉइंट चार्ज की दूरी कितनी है यहां से, x, तो E क्या लगाएगा, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय x²। पहला स्टेप क्लियर। फिर ये शेल लगाएगा, शेल कहेगा क्योंकि ये पॉइंट मेरे सेंटर से x दूरी पे है, तो मेरा E का कंट्रीब्यूशन है 1/4πε0 -Q डिवाइडेड बाय x², राइट। फिर उसके बाद ये आउटर शेल है, आउटर शेल की के सेंटर से ये x दूरी पे है, तो 1/4πε0
Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, आंसर। चार्ज है, ये मैंने रखा है और ये इंडक्शन हुई है, तो ये भी यहां ई लगाएगा, ये भी ई लगाएगा और ये भी ई लगाएगा, 3 ई निकलेंगे, तीनों को ऐड कर लिया। पॉइंट चार्ज थोड़ा उड़ के आ जाएगा, ये वाला। मैं अगर इस रूम के सेंटर पे क्यू चार्ज रखूंगा, जगह का है मूव करने की, कंडक्टर तो चाहिए, हवा में पड़ा चार्ज कैसे उड़ जाएगा अपने आप, है ना। कंडक्टर चाहिए फ्लो करने के लिए, बिना कंडक्टर कैसे जाएगा, पड़ा रहेगा, इंडक्शन लगा देगा वो। ठीक है यहां तक। इसी क्वेश्चन में कहता है जी वी निकालो, वी निकालना है तो ये तीनों वी लगाएंगे, तो ये क्या लगाएगा 1/4πε0 क्यू बाय एक्स, ये भी माइनस क्यू बाय एक्स और ये भी क्यू बाय एक्स, आंसर ऐड कर लो आंसर। समझ में आ रहा है कि कैसे ई और वी की कैलकुलेशन की जा रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो, एनसीईआरटी स्कूल लेवल के लिए बहुत उनका ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्वेश्चन है, एक एक्सपेरिमेंट है, ध्यान आगे प्लीज, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। एक एक्सपेरिमेंट में n स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं सेम साइज के, आर चार्ज टू अ पोटेंशियल v ईच, तो हर छोटे छोटे ड्रॉप पे चार्ज दे दिया और हर का पोटेंशियल v है। इफ दे कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल ड्रॉप, ड्रॉप्स कंबाइन हो गए, बड़ा ड्रॉप बन गया, तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो नया पोटेंशियल क्या होगा बड़े ड्रॉप का, ये बताओ। छोटे ड्रॉप बड़ा ड्रॉप बन गया, तो बड़ा ड्रॉप का पोटेंशियल बताओ। तो मान लेते हैं छोटे ड्रॉप का रेडियस छोटा आ रहा है, बड़े ड्रॉप का बड़ा आ रहा है, वॉल्यूम इक्वेट कर दें, n ड्रॉप्स कंबाइन हुए, n ड्रॉप्स का वॉल्यूम बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम, सॉल्व करके r और r की रिलेशन आ गया। पहला स्टेप क्लियर। नेक्स्ट, वॉल्यूम n ड्रॉप्स का वॉल्यूम कंबाइन कर दिया, बड़ा वॉल्यूम बन गया। ठीक है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम इनटू n, बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम। स्टेप क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, एक छोटे ड्रॉप के सरफेस पे पोटेंशियल v गिवन है, तो मान लेते हैं छोटे ड्रॉप का रेडियस r है, चार्ज q है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 q बाय छोटा r गिवन है। बड़े ड्रॉप, ये छोटे सारे के सारे ड्रॉप बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया, हर छोटे ड्रॉप का चार्ज q q q q q है। ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं n, सारे चार्जेस ऐड हो गए और बड़े ड्रॉप का चार्ज क्या हो गया nq। ये स्टेप भी क्लियर है। ठीक, तो बड़े ड्रॉप का चार्ज nq, बड़े ड्रॉप का रेडियस बड़ा r, तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल बोलो क्या होगा 1/4πε0 nq डिवाइडेड बाय कैपिटल R। सही, कैपिटल R की वैल्यू ये गिवन है, छोटे r की फॉर्म में, यहां से उठाओ और ये पुट कर दिया, n की पावर 1, n की पावर 1/3 माइनस करके n की पावर 2/3, और ये पोटेंशियल किसका है छोटे ड्रॉप का 1/4πε0 छोटा q बाय छोटा r, इसको v पुट कर दिया, आंसर n की पावर 2/3 इंटू v। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद करना है इसे। वैसे सब्जेक्टिव आ जाए तो पूरा करना है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है एक नंबर में, तो n की पावर 2/3 लोगों को याद आता, हाईलाइट कर लो इसे, पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो पहले छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल निकाला, बस बड़े ड्रॉप में एक ही फर्क है, रेडियस चेंज हो गया और चार्ज भी n इंटू क्यू हो गया, तो बस कैपिटल R की वैल्यू पुट किया, इसको v पुट किया आंसर। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक,